व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसे के सेशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। उसमें देखेंगे कि ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऐसे के बारे में मज़ीद जितना पढ़ सकते हैं हम वो पढ़ेंगे, ताकि आपका जो सेशन है वो आगे बढ़ाया जाए और आपको अच्छी तरह से डिटेल से समझाने की कोशिश की जाए। कल की जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर थोड़ी सी ग्लिच इस तरह से आई कि वहाँ पर ना आउटसाइडर शोर काफ़ी था। आज मैं कोशिश करूँगा माइक को इस्तेमाल करके आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, पुरसुकून होकर समझ सकें और चीज़ों को आगे लेके हम जा सकें। इंशाअल्लाह ये कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, आपकी मालूमात में, आपकी इन्फॉर्मेशन में, कि ऐसे का असल स्ट्रक्चर होता क्या है और ऐसे को पास करने का क्राइटेरिया क्या है। सो थैंक यू। चलने शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ एन ऐसे। अब फिर से देख लेते हैं। पहले मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा इसका नो हाउ दिया था कि ऐसे क्या होता है। आज हम फिर से इसको डिटेल से देख लेते हैं। तो बेसिकली ऐसे जो आम ऐसे होता है ना, एकेडमिक ऐसे, और जो सीएसएस के ऐसे होता है, इसमें एक बड़ा फ़र्क होता है। जो आम ऐसे होता है ना, उसमें इतना मतलब कि स्टांस नहीं लिया जाता, और उसमें मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इसमें और उसमें फ़र्क होता है। जो सीएसएस का ऐसे होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, जो ऐसे का लिटरल मीनिंग होता है ना, लिटरल मीनिंग ऑफ ऐसे है इज टू अटेम्प्ट, कि किसी चीज़ को अटेम्प्ट करना। ऐसे का लिटरल मीनिंग क्या है? अटेम्प्ट करना, कोशिश करना। तो अगर डेफिनेशन पढ़े हम इसकी, इस ऐसे की जो हम पढ़ रहे हैं, वो ये है, ऐसे इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। ये एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है दैट एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करता है, बयान करता है, इंफॉर्मेशन एज वेल एज द राइटर्स ओपिनियन। तो ये राइटर की ओपिनियन, राइटर की राय के बारे में बात करता है। मतलब कोई आपको एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दिया गया है लिखने के लिए, जिसके ऊपर आपने एक अपना स्टांस देना है, अपनी एक ओपिनियन देनी होती है। A writer's composition of moderate length, उस पर खास लेंथ होती है उस ऐसे की। एक्सप्लोरिंग अ पर्टिकुलर इशू और सब्जेक्ट, जो खास एक इशू या कोई सब्जेक्ट आपको दिया गया है, जो टॉपिक, उस पे आपने वो लिखना होता है। अच्छा, जो दो दो इम्पोर्टेंट जो थिंग है ना इसके अंदर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट, इस ऐसे के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है, ऐसे गिव्स द राइटर्स ओन आर्गुमेंट एंड ओपिनियन बैक्ड विद एविडेंस। इसमें ना राइटर अपने ऐसे को ना वो साबित करता है आर्गुमेंट्स के जरिए, मतलब अपने दलाइल देता है, फिर उसको एविडेंस के जरिए प्रूव करता है। मतलब पहले वो दलाइल देता है, कोई दलाइल दिया उन्होंने, कोई दलील दी है अपने ऐसे को प्रूव करने के लिए, जो उन्होंने स्टांस पहले लिया थी इस स्टेटमेंट में, शुरू में जो लिया है उन्होंने स्टांस, तो उसको फिर प्रूव करने के लिए वो क्या करता है, अपनी एक ओपिनियन में आर्गुमेंट देता है, फिर उनको प्रूव करता है एविडेंस के जरिए ना। तो ऐसे देख लें कि इसके अंदर ना और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं ऐसे के अंदर। उसमें आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, कि आप सेंटेंस किस तरह से लिखते हैं, ग्रामर बड़ा मैटर करती है, कोहेरेंस होती है कि सेंटेंस की आपस में किस तरह से कनेक्शन है, मतलब उसके अंदर जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं वो बात किस तरह से मतलब आपस में जुड़ी हुई है। मतलब ये तो नहीं है कि आगे पीछे बातें आपने की हुई हैं। तो इस चीज़ को बड़ा मैटर किया जाता है, मतलब काफ़ी इसको नोट किया जाता है ऐसे में। तो ऐसे के अंदर और जो चेक पॉइंट्स हैं वो मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने ऐसे में चेक करनी होती हैं। तो ऐसे की एक प्रॉपर लेंथ मैंने आपको बताया। इसमें से ऐसे के अंदर फिर एक थीसिस स्टेटमेंट होती है, और उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जो होती हैं जो देखी जाती है ना। कनेक्शंस होते हैं कि वो किस तरह से पहला एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ मतलब अटैच है, किस तरह से जुड़ा हुआ है एक पैराग्राफ दूसरे के साथ। तो इन सिंपल वर्ड्स, सादा अल्फाज में अगर हम इसको देखें, तो ये जो ऐसे होता है ना सीएसएस का, इसमें ना राइटर अपनी एक ओपिनियन देता है, अपना एक पहले जो स्टांस लेता है ना, किसी भी, फर्ज करें आपको एक टॉपिक दिया गया है, तो आपने राइटर ने उस पर एक क्या करना होता है, एक स्टांस लेना होता है,
एक अपना एक मौकफ लेना होता है, फिर उसको वो आर्गूमेंट्स के जरिए उसी मौकफ को प्रूव करता है, साबित करता है क्या है कि ये देखे ना, ये मतलब मैंने जो स्टांस लिया था ना, इसके ये दलाइल हैं, ये एविडेंस हैं, ये उसके आर्गूमेंट्स हैं। तो ये इस तरह से फिर मैंने ना इसको प्रूव किया। उसमें क्या चीज़ें होती हैं ऐसे कि मेन जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, एक उसमें पहला पहला होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के भी फिर पार्ट्स होते हैं, वो फिर मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। दूसरा जो होता है वो बॉडी पैराग्राफ होते हैं। और मेन जो चीज़ होती है ना, वो बॉडी पैराग्राफ के अंदर ही जो है ना वो डिस्कशन होती है ऐसे की। मेन जो एविडेंस वगैरह होते हैं हमारे आर्गूमेंट्स वगैरह, वो उसमें बॉडी पैराग्राफ में हम देख रहे होते हैं। और तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है कंक्लूजन होता है, जिसके अंदर हम जो है ना वो ऐसे को कंक्लूड कर देते हैं, मतलब आखिरी अल्फाज जो होते हैं हमारे ऐसे के बारे में, वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं वहां पर। तो तीन चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। कौन कौन सी? एक तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा बॉडी पैराग्राफ होता है, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा उसके अंदर कंक्लूजन होता है ऐसे के अंदर। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आई होगी। अच्छा, जो आर्गुमेंट्स होती है ना, अगर आर्गुमेंट्स के साथ आप दलील नहीं देते हैं, मतलब एक आर्गुमेंट्स है आपकी, उसके ऊपर अगर आप उसको एविडेंस के जरिए प्रूव नहीं कर पाते ना, तो वो फिर अक्सर मैंने देखा है ऐसे ना, ऐसे लिखे हुए। इवन कि हमसे भी शुरू में मुझसे खुद ऐसी गलतियां हो जाती थी कि हम जो है ना कोई एक या दो दलील पुट करने से कासे रह जाते थे। अगर ऐसा अगर आप करते हैं ना, तो फिर वो एक ऐसे नहीं माना जाता। मतलब ऐसे के अंदर ना आप मतलब एक बातें कर रहे हैं हवाई, और उसको जो है ना मतलब आपके पास कोई दलाइल नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप बातें हवाओं में कर रहे हैं, तो वो ऐसे जो है ना वो टोटली मतलब डेफिनेटली फेल होना है उस ऐसे में ना आपने। तो उसको आपने मतलब वो नहीं किया, एविडेंस के जरिए ना उसको प्रूव नहीं किया, और सिर्फ बातें ही की है हवाई, तो वो ऐसे नहीं कंसिडर किया जाता, और उसको जो है ना एग्जामिनर देख के ही पहले ही फेल कर देता है। अच्छा, और क्या होता है, कुछ होते हैं ऐसे जो है ना वो इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट ऐसे भी तकरीबन अलग कर दिए जाते हैं, उनको भी मतलब पासिंग में नहीं लेके आया जाता, पासिंग क्राइटेरिया में, कि ये जो है ना पास है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई ऐसे क्या होता है। ऐसे क्या होता है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होती है, जिसमें राइटर अपने ओपिनियन को क्या करता है, एविडेंस की मदद से, आर्गुमेंट्स और एविडेंस की मदद से साबित करता है। तो एक स्टोरी होती है ऐसे, और जिसको जो है ना वो स्टोरी टाइप मतलब कह लें कि वो एक होता है जिसको, जिसमें राइटर की अपनी ओपिनियन होती है। अच्छा, एक होती है, एक होता है ऐसे, और एक होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट और ऐसे में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता दूं। एक जो ऐसे होता है ना, उसमें राइटर की अपनी क्या होती है, एक ओपिनियन होती है, मतलब उसका एक स्टांस होता है, जबकि रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता। रिपोर्ट में एक इंफॉर्मेशन होती है, खबर होती है जो आप तक पहुंचाई जा रही होती है। तो ये फर्क है ऐसे में और एक रिपोर्ट में। लिटिल मीनिंग तो आपको पता है उसका ऐसे का क्या है, कि आपने ओपिनियन को क्या करना है कि मतलब एक ओपिनियन देनी है। ऐसे का लिटिल मीनिंग तो आपको पता है कि उसको आपने अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने को कहते हैं। लिटिल मीनिंग ऑफ ऐसे क्या है, इज टू अटेम्प्ट। तो मुझे डेफिनेशन को फिर से हम पढ़ लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ एन essay इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग that expresses information as well as writer's opinion, a written composition of moderate length exploring the particular issue or subject. The most important point is that an essay gives the writer's own argument and opinion backed with evidence. मतलब आर्गुमेंट्स हैं, ओपिनियन है, और उसको आर्गुमेंट्स की मदद से क्या किया जाता है, उसको साबित किया जाता है। राइटर की जो है ना वो ओपिनियन को, वो राइटर उसको आर्गुमेंट्स की मदद से साबित कर रहा होता है। अच्छा, वो फेल जो बच्चे होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स जो अपनी मतलब कोई स्टांस नहीं लेते ऐसे के ऊपर ना, क्योंकि उसमें तो राइटर की ओपिनियन दी जाती है, ओपिनियन देना तो लाजमी होता है। जब वो ओपिनियन को ही साबित ना कर पाए जो उन्होंने स्टांस लिए, तो वो बच्चे टोटली तकरीबन फेल होते हैं। मतलब वो डेफिनेटली फेल होते हैं वो बच्चे जो मतलब अपने स्टांस को प्रूव नहीं कर पाते जो वो लेते हैं, क्योंकि उसमें आर्गुमेंट्स देनी होती है, एविडेंस के साथ उसको प्रूव करना होता है। ऐसे बेसिकली है ही यही चीज कि आपने क्या करना है, एक अपने आर्गुमेंट्स को उसके अंदर मुख्तलिफ तरीकों से
प्रूव करना होता है, जो CSS का ऐसे है, इसके अंदर आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसको आप प्रूव कर रहे होते हैं। मतलब टॉपिक दिया है, उसको आपने प्रूव करना है। मैंने जिनसे ये ऐसे पढ़ा है, मैंने पढ़ा है सैयद नूर हुसैन साहब हैं, तो उनका जो है ना वो 2020 में 20वीं पोजीशन थी, उनसे मैंने ऐसे पढ़ा है। वो मैं आपके सामने ना उन्हीं के टूल्स वगैरह यूज करके ना मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो ये ऐसे के जो है ना, वो फर्ज कर लें कि ऐसे जो है ना एक मैथमेटिकल प्रूफ है। जिस तरह हम मैथमेटिकल कोई किसी क्वेश्चन को आर्गुमेंट और एविडेंस की मदद से साबित कर रहे होते हैं ना उसके आंसर को, तो समझ लें कि ऐसे भी एक इसी तरह से एक मैथमेटिकल प्रूफ मैथमेटिक का एक क्वेश्चन है जिसको हम प्रूफ कर रहे होते हैं आर्गुमेंट्स और एविडेंस की मदद से। उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, एक टॉपिक होता है, फिर उसको उसके ऊपर स्टांस लिया जाता है, फिर उसको हम प्रूव करते हैं आर्गुमेंट्स की मदद से। ठीक है, इनके एक टॉपिक लिया, टॉपिक एग्जामिनर ने हमें टॉपिक दिया, फिर उस पर हमने उस पर एक स्टांस लेना है, फिर उसको हमने प्रूव करना होता है। ये बेसिकली ऐसे है। तो मतलब मैथमेटिक्स से इसी तरह ये मिलता जुलता है कि जिस तरह मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, हम फिर उसको साबित करने के लिए एक स्टांस लेते हैं जिसमें लेट कर लेते हैं, फिर उसको हम प्रूव कर रहे होते हैं किसी तरह से। तो इसी तरह से ऐसे भी ये क्या है, मैथमेटिकल, यानी कि मैथमेटिकल प्रूव है जिसको हम आर्गुमेंट्स और एविडेंस की मदद से साबित कर रहे होते हैं। उसको फिर डिफरेंट तरीके से मतलब देख रहे होते हैं हम, मुख्तलिफ एंगल से किस तरह से इसके जो है ना वो साथ साथ एविडेंस लेने। तो कंसेप्चुअलाइज ऐसे लाइक अ कोर्ट केस, मतलब इसको हम एज अ कोर्ट केस भी ले सकते हैं। जैसा कि कोर्ट केस होता है ना, एक वकील होता है तो वो उस पर एक स्टांस लेता है, तो फिर उसको वो क्या करता है, उसको प्रूव करने की कोशिश करता है अपने आर्गुमेंट्स की मदद से। वन आर्गुमेंट एट अ टाइम विद प्रूफ्स एंड एविडेंसेस टू कन्विंस द जज वेयर यू प्रूव द डिफेंडेंट गिल्टी। मतलब कोई है ना, गिल्टी है कोई, तो आपने उसको डिफेंड करना है, तो उसमें आपने क्या करना है, अपने आर्गुमेंट को साबित करना होता है। जैसे कि फर्ज करें आप कहते हैं जी किसी का मर्डर हुआ है, तो आप कहते हैं ये उस दिन तो ये वहां पर था ही नहीं, ये तो फलां जगह पे था, और देखें ये उस दिन की है ना, इसकी पिक्चर्स वगैरह हैं, ये उस दिन उसने पिक्चर्स वगैरह ली है। ठीक है, ये और कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें जो है ना वो आप जज के सामने प्रूव कर रहे हैं, मतलब कि देखें जी ये जो है ना फला फला टाइम पे फला फला वक्त पे इस जगह पर इन लोगों के साथ था, तो ये लोग भी एज अ गवाह के तौर पर वो पेश कर रहे होते हैं, तो वो एविडेंस के तौर पर ना उनको दे रहा होता है। तो यहाँ से हम मतलब एक और मेथड इन्होंने यहाँ पर मतलब मैंने ये आपके सामने रखा है, जिसमें जो है ना वो ये बताने की कोशिश की है, ऐसे एक मैथमेटिकल प्रूफ के तौर पे हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें एक टॉपिक होता है, उसको उसमें फिर हम एक स्टांस लेते हैं, फिर उसको हम प्रूव करते हैं आर्गुमेंट्स एविडेंस की मदद से। तो उम्मीद है आपको ये जो एक नया मतलब वे है, ये क्यों कोर्ट केस का या दूसरा मैंने आपको बताया है, तो उसको जो है ना वो मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से जो है ना आप इसको वो कर सकते हैं, मतलब एज अ मैथमेटिकल प्रूफ के तौर पे ले सकते हैं, और फिर किस तरह से उसको जो है ना वो स्टांस लेके उसको प्रूव किया जाता है। तो टॉपिक, स्टांस और प्रूफ, ये तीन बातें आपको याद रहनी चाहिए कि क्या होता है। CSS ऐसे में टॉपिक होता है, फिर उस पर स्टांस लिया जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, प्रूफ किया जाता है। मेन चीज होती है आपकी स्टांस। जो आपने स्टांस लिया है ना, कि आप उसको जब स्टांस ले रहे होते हैं तो आपके माइंड में बहुत सी चीजें होती हैं कि आपने इसको प्रूव करने के लिए बहुत से आर्गुमेंट्स आपके जहन में होने चाहिए। खैर हम आगे चलते हैं। ऐसे को हम उसके एलिमेंट्स में अब तकसीम करते हैं, किस तरह से हम उसको ना मुख्तलिफ एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे की चेक लिस्ट जो है ना अब हम आगे देखेंगे सारे।
सारी की सारी की कौन कौन सी चीजें होती हैं जो ऐसे में देखी जाती हैं। एग्जामिनर उनको जो है ना प्रेफर करता है, देखता है, फिर उनको उन्हीं की बुनियाद पर ऐसे को चेक करता है। उनमें जो बेसिक चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं, वो एग्जामिनर जो चेक करता है वो हम यहाँ पर आगे देखेंगे। तो ऐसे चेकलिस्ट क्या है, इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। जो ऐसे की चेकलिस्ट है बहुत अहम है। एग्जामिनर विल चेक योर ऐसे ऑन ऑल ऑफ दीज फ्रंट्स। इन तमाम चीजों की बुनियाद पर ऐसे को चेक किया जाता है एग्जामिनर से। वीकनेस इवन इन अ सिंगल एलिमेंट विल रिजल्ट इन फेलियर। मतलब अगर इन एलिमेंट्स जो आपको आगे मैं दिखाऊंगा उनमें से अगर आप किसी एक में भी वीक है ना, तो आप फेल हो सकते हैं ऐसे में, सीएसएस के ऐसे में। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग each of these elements and master them individually to master the whole method। मतलब एक एक इंडिविजुअल पार्ट को जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है ना पूरे ऐसे के ऊपर कमांड हासिल कर सकें। तो ऐसे को क्या किया हमने, ब्रेक डाउन किया उसके एलिमेंट्स के अंदर। इसी तरह भी कॉन्शियस ऑफ ईच एलिमेंट एंड इट्स इंडिविजुअल नीड एंड फोकसिंग ऑन वन स्टेप एट अ टाइम। तो आपने जो है ना हर हर स्टेप को इंडिविजुअली, अब आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो अपने हर हर ऐसे के एक एक पॉइंट को जो है ना वो कॉन्शियस होकर यानी कि मुतवज्जे होकर देखना है। जो यहाँ पर न्यू है, जो ऐसे पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, और जो पहले ऐसे पढ़ चुके हैं, उनको भी जो है ना वो थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर इसको देखना होगा। तो ये एक बार पॉइंट्स फिर से देख लें आप यहाँ पर। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम इन चीज़ों को जो है ना वो फिर से एक बार अच्छी तरह से देख लें कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। कि हम ऐसे को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं एलिमेंट्स में, तो चेक लिस्ट के क्या होती है, एग्जामिनर इन्हीं चेक लिस्ट की बुनियाद पर क्या करता है, आपके वीक पॉइंट को देख रहा होता है और उन्हीं की बुनियाद पर जो है ना आपको फेल या पास करता है। अगर किसी एक सिंगल एलिमेंट में भी आपकी वीकनेस है तो आप फेल हो सकते हैं। ठीक है। चले देख लेते हैं ऐसे द ऐसे एलिमेंट्स चेक लिस्ट। ये आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं जो जो चीजें एग्जामिनर देखता है, आपको नजर आ रही हैं। पहली चीज होती है गुड राइटिंग, कि आपकी राइटिंग कैसी है। कुछ राइटिंग ऐसी होती है कि वो पढ़ी ही नहीं जा रही होती, बेशक आपके वहां पर आपने हर हर एलिमेंट को बिल्कुल ठीक लिखा है होता है, आपकी ग्रामर अच्छी है, आपकी कोहेरेंस अच्छी है, आपकी कनेक्शन अच्छी है, कनेक्टिंग पॉइंट्स अच्छे हैं, आपकी जो पैराग्राफ राइटिंग है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो वो फिर बड़ा बैड इंप्रेशन डालती है ना एग्जामिनर के माइंड में। तो सबसे जो पहली चीज है ना वो उसमें आपकी क्या है, हैंड राइटिंग है। हैंड राइटिंग को आपने बेहतर करना लाजमी होता है। हैंड राइटिंग आपकी जो है ना, मतलब बात बार ऐसे होता है कि आप स्पीड बढ़ाते हैं ना तो हैंड राइटिंग थोड़ी खराब होने लग जाती है। तो आपकी मतलब प्रैक्टिस इतनी हो ना इसमें कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज जो देखते हैं, एक्यूरेट ग्रामर होनी चाहिए, पंचुएशन स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना करते हो आप, आपकी पंचुएशन अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर ओवरऑल ऐसे का अच्छा होना चाहिए, करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक का इंटरप्रिटेशन आपने ठीक की हो, रेलिवेंस ऑफ टॉपिक, ठीक है। और क्या है, एडिकेट लेंथ ऑफ ऐसे मिनिमम 2000 वर्ड्स का ऐसे जो है ना वो आप लिख सकते हैं, जिसमें 20 पैराग्राफ हो 100 वर्ड्स के। ठीक है। वैसे तो 16 और 1700 वर्ड्स के अगर कोई ऐसे लिखा हुआ हो ना, उन्होंने बिल्कुल करेक्ट लिखा हो, ग्रामेटिकल और बाकी एलिमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से देखा हो, तो वो तकरीबन एग्जामिनर पास कर देता है उनको। मेन चीज ये है कि आपकी मिस्टेक्स ना हो उसके अंदर, ग्रामर मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आपकी कोहेरेंस अच्छी हो, आपकी कनेक्शन अच्छी हो, आपका पैराग्राफ राइटिंग अच्छा हो, उसका जो इसके अलावा क्लैरिटी ऑफ आइडियाज हो, सेंटेंस वैरायटी हो, फॉर्मेशन एंड राइटिंग स्टाइल आपका अच्छा हो। तो ये चीजें हैं जो आपकी जो है ना वो चेक एलिमेंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यही एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आउटलाइन में क्या क्या चीजें आती हैं, प्रॉपर सेक्शन, डायमेंशन हो, आर्गुमेंट्स और रिसर्च बेस आपका कंटेंट, जो आप डाटा डाल रहे हैं वो रिसर्च बेस हो, वो ये ना हो बहुत ज्यादा ओल्ड ना हो, रेलिवेंस हो टू द टॉपिक जो हमने स्टांस लिया वो बिल्कुल उससे रेलिवेंट हो, एडिकेट लेंथ हो उसकी मैक्सिमम 2 पेजेस पे, मतलब उसका जैसे अभी उन्होंने दिया ना। चलिए अभी हम देखते हैं
इंट्रोडक्शन का भी देख लेते हैं, ये भी इसका एक पॉइंट है। मोड मेमोरेबल हुक हो उसका, जैसे अभी हम कोई बात शुरू करते हैं ना, उसकी ना बात का आगाज एक जनरल स्टेटमेंट से होता है, तो उसको कहते हैं हुक। तो वो हुक अच्छी हो, उसको याद हो, वो मतलब जो राइटर है, मतलब जो आप लिख रहे हैं, जब उसको इंट्रोडक्शन हो, इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें होती है, वही चीज मैं बता रहा हूँ। प्रॉपर थीसिस स्टेटमेंट, प्रॉपर थीसिस स्टेटमेंट एक आसान सी चीज है जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। आर्गुमेंट्स जो है ना वो आपकी हो आउटलाइन पे। एडिकेट लेंथ हो आपकी 200 से 300 वर्ड्स आपका जो है ना वो हो इंट्रोडक्शन पे। बॉडी बॉडी पैराग्राफ में क्या क्या चीजें होती है, कनेक्टिंग विद द प्रीवियस, एक यानी कि एक जो है ना पैराग्राफ दूसरे पीछे वाले पैराग्राफ से कनेक्ट हो। टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ में हो। पैराग्राफ यूनिटी हो, मतलब यूनिटी पाई जाती है। यूनिटी क्या होती है वो हम फिर आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसी तरह एविडेंस हो आपके पास सपोर्ट करने के लिए अपने आर्गूमेंट्स को। उनके एविडेंस के बगैर आप आर्गूमेंट्स दे ही नहीं सकते, कुछ चांस लेंगे तो उस पर जो है ना वो आपको एविडेंस भी देना पड़ेगा। प्रॉपर लेंथ ऑफ द बॉडी पैराग्राफ हो, मतलब 85 टू 100 वर्ड्स का आपका एक पैराग्राफ होना चाहिए बॉडी पैराग्राफ। उसके अलावा आपकी कनेक्टिंग, मतलब जो भी आप पैराग्राफ लिखे हैं वो थीसिस स्टेटमेंट से ना, मेन थीसिस से ना वो कनेक्ट होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या क्या चीज है, उसकी एडिकेट लेंथ होती है 160 वर्ड्स की तकरीबन होती है, इसको आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है इसमें ना। रीस्टेटिंग थीसिस स्टेटमेंट को फिर से रीस्टेट किया जाता है कंक्लूजन में ना, समरी दी जाती है सारे पॉइंट्स की जो हमने पॉइंट्स दिए होते हैं पहले। इसी तरह कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होती है उसमें फिर। तो ये थी ऐसे की चेकलिस्ट जो मैंने आपके सामने डिस्कस की है। ये मेन चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए ऐसे के लिए ना। यही चीजें हैं जो इनको एग्जामिनर जो है ना वो बड़ा ध्यान से देख रहा होता है कि मतलब पास और फेलियर का आपका जो फैसला है ना वो इन्हीं एलिमेंट्स की बुनियाद पे होता है जो आपने बहुत गौर से देखने होते हैं। यही मेन चीज है, मेन पॉइंट्स होते हैं आपके ऐसे के चेकलिस्ट में। अच्छा, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इन चीज़ों की तरफ, मतलब किसी एक में भी वीक पॉइंट उनका रह जाए ना तो ये बड़ा एक इश्यू बन जाता है। खैर, अब हम आगे हैंड राइटिंग की तरफ चलते हैं कि हैंड राइटिंग क्या होती है। हैंड राइटिंग जो है ना वो एक मेन मतलब फोकस होता है, जिसे कहते हैं ना गुड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मेन चीज़ यही होती है, आपकी हैंड राइटिंग जब एग्जामिनर देखते हैं तो उससे भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मतलब मेरा तो मानना ये है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो एग्जामिनर उसको देख के एग्जामिनर का दिल भी करेगा उसको चीजों को पढ़ने को, और उसका दिल भी खुश होगा। हम एग्जामिनर के मतलब ये अटेंशन ग्रैबर भी कह सकते हैं हम इसको ना, कि एग्जामिनर की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जो आपने लिखा है ना वो लिखा हुआ समझ आना चाहिए, मतलब एग्जामिनर को आसानी से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, आप मिला के लिख रहे हैं तो उसको लिखे मिलाकर, लेकिन समझ आना जरूरी है फिर भी। तो पहला पहला एलिमेंट क्या है इसमें, जो चेक लिस्ट है हमारी उसमें हैंड राइटिंग है। तो हैंड राइटिंग को मजीद आगे पढ़ते हैं। ये देखें जरा आप, हैंड राइटिंग जो है ना जिसकी अगर वीक है हैंड राइटिंग तो वो 4 लाइंस वाली कॉपी लेके ना उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकता है अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर करने के लिए। क्लैरिटी होनी चाहिए आइडियाज की ना, आपको जो आपने लिखा है ना वो हैंड राइटिंग क्लियर, मतलब जो आपने लिखा है वो क्लियर लिखा होना चाहिए, एग्जामिनर को पढ़ने में मुश्किल ना हो। अच्छा, ये आपको मैं बताऊं, हैंड राइटिंग क्लैरिटी और स्पीड आपस में जो है ना वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो वो क्लैरिटी थोड़ी कम होने लग जाती है, लेकिन आप इस तरह से वो करें कि आपकी क्लैरिटी भी ठीक हो और हैंड राइटिंग भी, मतलब स्पीड जब बढ़ाएं तो क्लैरिटी उसकी क्लियर होनी चाहिए, मतलब वो खराब ना हो क्लैरिटी। तो स्पीड और क्लैरिटी का आपस में बड़ा कनेक्शन है, इनवर्सली और प्रोपोर्शनल। एक चीज के बेहतर करने से दूसरी में कम हो जाती है, अक्सर देखा गया है। मैं खुद अगर थोड़ा ज्यादा स्पीड बढ़ाऊं तो मेरी क्लैरिटी खुद थोड़ी सी खराब होने लगती है, फिर मैं कोशिश करता हूँ, खैर ये प्रैक्टिस से बेहतर हो जाती है।
तो देख लेते हैं इसको। राइटिंग शुड बी क्विकली अंडरस्टैंडेबल सो दैट आइडियाज आर कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली। ठीक है, द स्पीड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन होता है, उसका एक मखसूस टाइम होता है जिसमें हमने ऐसे को लिखना होता है। वन शुड बी एबल टू राइट क्विकली एंड नीटली। बैड राइटिंग विल ग्रेटली डिमिनिश योर चांसेस ऑफ गुड स्कोर, मतलब आपके स्कोर कम आने के चांसेस होते हैं अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो अपनी राइटिंग अच्छी करेंगे तो उससे स्कोर भी आपके अच्छे आएंगे ऐसे में, और इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, एग्जामिनर देख के उसको अटेंशन देगा उसको। तो स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप स्पीड पे तवज्जो नहीं देते ना तो फिर इससे क्या होता है कि आप जो है ना वो, मतलब अगर आप अपनी स्पीड कम कर रहे हैं ना, स्पीड कम करने से नुकसान ये होता है कि फिर आप मतलब वो एक टाइम ड्यूरेशन में नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं कर पाते। तो बैड राइटिंग का भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ना आगे जाके कुछ दिखाऊंगा लिखे हुए टॉपर्स के, जो है ना वो जिन टॉपर्स ने जो लिखे हैं ना, मतलब ऐसे वगैरह, तो उनकी राइटिंग में आपको चेक कराऊंगा। हम्म, तो ये 4 लाइनों वाले आपने देखा है कॉपी, ये जो छोटे बच्चे लिखते हैं ना, इससे जो ना राइटिंग काफी अच्छी होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये ना मतलब हम 2 लाइनों के अंदर ए बी, बी देखें 3 लाइनों में आता है, सी 2 लाइनों में, फिर वाई देख लें आप किस तरह 3 लाइनों में आता है। मतलब इससे ना हमारी राइटिंग बेहतर हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये जो है ना किस तरह से हम लिखेंगे। जैसे अब ये एनी लिखा है तो उसमें देख लें अब 2 लाइनों के अंदर किस तरह से वाई कैसे नीचे आ रहा है। तो कईयों के ऐसे होते हैं वाई ऊपर जा रहा होता है, मतलब अब आपको दिखाएं ये जरा सैंपल प्रूफ राइटिंग देखें, आप देखें ये समझ आ रही है। बेशक इसने अच्छा लिखा है, इसके एविडेंस भी अच्छे हैं, मतलब इस कंटेंट भी अच्छा है, इसके ऊपर नॉलेज भी है, लेकिन जब एग्जामिनर इसको देखेगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पर, देखें जरा आप। हालांकि स्पेलिंग भी ठीक लिखे हुए देखें ना, आर का पता चल रहा है ना, और ये मतलब पुअर सैंपल ऑफ पुअर राइटिंग है, हैंड राइटिंग है ये जो है ना। अब ऐसा लिखा हुआ हो तो एग्जामिनर अब देख के पहले ही उसका मान इतना वो हो जाएगा, पता नहीं वो पढ़ना भी चाहेगा कि नहीं, वो बच्चों को पहले फेल कर देगा। तो जरा देखें इनको, मतलब ऐसी राइटिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पर देखें ना कि वो कोई वर्ड ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है। अब ये देख लें, ये टॉपर की हैंड राइटिंग है। ये 2020 के जो 2 टॉपर है ना, एक सैयद नूर हुसैन साहब है, एक और है उनका नाम मेरे माइंड में नहीं है, वो है। तो देख लें अब इनका जो है ना हैंड राइटिंग देखें अब कितनी, मतलब ये नहीं है कि इनकी स्पीड कम होगी, स्पीड भी अच्छी खासी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी देख लें आप कि इनकी हैंड राइटिंग कितनी प्यारी है, मतलब रीडेबल है, आसानी से पढ़ी जा सकती है। देखिए ये लाइन के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है बिल्कुल ना, देखिए अब राइट किया हुआ है, देखें लाइन के ऊपर, ये मैंने जो रेड करके दिखाया है आपको, देखिएगा जरा इसे। उसको भी देख लें, साथ वाले पैराग्राफ को। मतलब ये बड़ी मैटर करती है आपकी राइटिंग ना, राइटिंग कुछ लोग लिखते हैं वो जोड़ जोड़ के लिखते हैं, और कुछ लिखते हैं कि अलग अलग जो है ना वो लिखा होता है। अब देखें सोशल लिखा है तो वो बिल्कुल ही आपको पता चल रहा है कि ये ना कैसे हर हर लेटर जो है ना वो सामने समझ आ रहा है। जैसे इसमें भी देख लें, साथ वाले में भी ऐसे ही है। कुछ जोड़ने वाले, जोड़ जोड़ के लिखने वाले भी होते हैं, वो भी सही होती है राइटिंग, आप जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन क्लियर हो, एग्जामिनर को रीडेबल होने चाहिए। ये और देख लें सैंपल आप, ये भी टॉपर्स में ही है, इनके देख लें आप राइटिंग स्टाइल। मतलब ये मॉक उनके ऐसे हैं जो मॉक पीस ऑफ राइटिंग है उनकी, जो यहाँ पर सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से इन्होंने लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। दूसरे में भी चेक करें। तो समझ आ रही है ना मेन चीज, मतलब ये हमारा पहला एलिमेंट था ऐसे की चेक लिस्ट का ना, जिसमें हम ये चीजें देख रहे हैं कि मेन चीज क्या थी उसकी, राइटिंग स्टाइल। अभी हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा है हमारा ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग।
दूसरी चीज जो एग्जामिनर देखता है गौर से वो क्या होती है, ग्रामर होती है। उसमें पंचुएशंस वगैरह होती है, मतलब आपने कोमास वगैरह किस तरह से डाले हैं उसके अंदर, कहाँ पे कोमा डालना था, कहाँ नहीं डालना था, कहाँ पर कैपिटल लेटर डालना था, कहाँ नहीं डालना था। तो जो पंचुएशन के जो बेसिक चीजें होती हैं उसके अंदर, उसमें स्पेलिंग की बड़ी मैटर करती है। और ग्रामर में तो आपको पता है, ग्रामर में आपके स्ट्रक्चर वगैरह होता है, अपने क्लास फ्रेज किस तरह से लिखे हैं, मतलब असल बेसिक आपका जो है ना वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है। तो ये चीजें जो है ना वो बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो देखते हैं उसके क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, ग्रामर पंचुएशन और स्पेलिंग वगैरह में। क्या क्या चीजें इसमें, ग्रामर है, पंचुएशन है और स्पेलिंग है। इन तीन चीजों को मतलब इस पोर्शन के अंदर इन तीन चीजों को ज्यादा प्रेफर की जाती है कि वो ग्रामर कैसी है, ठीक है। ग्रामर के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके मतलब बेसिक जो रूल्स हैं ग्रामर के वो बड़े मतलब डीपली देखे जाते हैं एग्जामिनर के से ना। एग्जामिनर उनको बड़ा डीपली देख रहा होता है ग्रामर के रूल्स वगैरह को ना, उसमें मिस्टेक्स ना हो, मतलब जो आपने सेंटेंस लिखा है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो देख लें यहाँ पर ग्रामर पंचुएशन और स्पेलिंग के बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। One of the most important aspect is grammar. Incorrect grammar will certainly result in failure, no matter the structure, content and other aspects of essay. मतलब दूसरी चीजों को अगर हम छोड़ के सिर्फ ग्रामर को ही देखें ना, अगर ग्रामर इनकरेक्ट है तो वो फेलियर की तरफ ले जाती है। तो तीन से चार चीजें हैं यहाँ पर, ये वर्ड टू लर्न जो हमने देखनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, फ्रेजेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फ्रेजेस कैसे लिखते हैं, क्लासेस क्या होती हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं, बेसिक पार्ट्स हैं जो हमने ग्रामर में पढ़ने हैं। सो जो फाउंडेशन है ना ऐसे की, वो इसी पे यानी कि ग्रामर पे ही बिल्ट होती है। इसको हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसमें देख लिए तीन पॉइंट्स थे, तीन चीजें थी जो हमने देखनी थी इसमें। पहली क्या थी, ग्रामर हमारी करेक्ट होनी चाहिए। इनकरेक्ट ग्रामर क्या करती है, फेलियर की तरफ ले जाती है। स्ट्रक्चर आपका कितना ही अच्छा हो लेकिन ग्रामर जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं। कंटेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऐसे को छोड़ के वो मेन चीज जो एग्जामिनर देखता है वो ग्रामर को चेक कर रहा होता है आपकी। तो ये फाउंडेशन है आपकी ऐसे की, ग्रामर, जिसके ऊपर ऐसे जो है ना वो बिल्ड किया जाता है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। गुड इंग्लिश ग्रामर डज नॉट मीन कॉम्प्लिकेटेड वोकेबलरी। आप लाजमी नहीं कि वोकेबलरी जो आप यूज कर रहे हो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप सिंपल वोकेबलरी यूज कर सकते हैं। देखने वो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो दिखा रहे हैं कि स्ट्रक्चर, कंटेंट, इसको हम नहीं छोड़ मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता। वोकेबलरी आपकी इजी हो, मतलब लाजमी नहीं इसमें, ये मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप ग्रामर अच्छा दिखाने के लिए कोई वोकेबलरी आला किस्म के बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के वर्ड यूज कर रहे हो। आप सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं लेकिन आपकी बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है ना वो एरर फ्री हो, उसके अंदर एरर नहीं होनी चाहिए। स्ट्रक्चर के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका करेक्ट होना चाहिए अगर उसको ग्रामेटिकली देखा जाए तो। एग्जामिनर इनको बड़ी चीज बड़े गौर से देखता है इन चीजों को ना। हमने ये चीजें पढ़नी है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसके अंदर, ग्रामर के अंदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको पहले भी बताया, फ्रेजेस और क्लासेस वगैरह हैं जो हम देखेंगे आगे चलकर ना, जब इन एलिमेंट्स को हम अलग अलग से पढ़ेंगे।
एक एक करके हम इन एलिमेंट्स को देखेंगे। मैंने आपको ये बताया कि कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी आपने यूज नहीं करनी, सिंपल वोकैबुलरी आप यूज कर सकते हैं ऐसे के लिए, बस आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। गुड इंग्लिश ऐसे में ग्रामर भी मैटर करती है आपकी, जितनी अच्छी आपकी ग्रामर होगी उतने जो है ना आप अच्छा लिख पाएंगे। उसके मेन मेन पार्ट्स जो है वो सामने आपके दिखाए गए हैं, ये जिनको ये हाईलाइट किया जा रहा है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, जैसे इंडेफिनेट, इंडेफिनेट होता है, टेंस, टेंस वगैरह जो होते हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी होते हैं उसमें, मतलब सिंपल सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसमें दो बातें होती हैं, दो होती हैं स्टेटमेंट। इसी तरह कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस की टाइप्स होती हैं, वो उसमें हम पढ़ेंगे। कुछ फ्रेजल वर्ब्स वगैरह भी होते हैं, आपने वो देखे होंगे ग्रामर में, या नहीं देखे तो हम आगे अब देखेंगे उनको। क्लासेस वगैरह भी होती हैं। तो इसमें मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसमें हमने किन किन चीज़ों को जो है ना वो आपने प्रेफर करना है, किन किन चीज़ों को देखना है ग्रामर के अंदर। तो ये चीज़ें सामने आपके हैं, आप इनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें। तो गुड ग्रामर जो है ना वो गुड इम्प्रेशन डालती है। शुरू शुरू के 2-3 पैराग्राफ जो होते हैं ना उनको एग्जाम में बड़ा गौर से चेक कर रहा होता है कि ये ग्रामेटिकली ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, उनमें पंचुएशन ठीक लिखी हुई है। अगर इन्हीं में पहले के 2 पैराग्राफ में वो ऐसा एग्जामिनर को मिल जाए ना ऐसी मिस्टेक, तो उसका बड़ा गंदा इंप्रेशन होता है। एग्जामिनर समझता है कि इसने आगे भी काफी जगह पे ये मिस्टेक्स की होंगी, फिर वो नतीजा फेलियर की तरफ ले जाता है। तो आज हम ये 2 ही पॉइंट पढ़ेंगे। पहला था हमारा क्या था, हैंड राइटिंग, और दूसरा क्या है, ग्रामर, पंचुएशन और स्पेलिंग। तो ये 2 पॉइंट जो है ना आज हमने यही पढ़ने हैं। हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर फिर कल हम देखेंगे उसको, तो फिर आगे जो है ना ये बाकी के एलिमेंट्स हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। देख लें एक बार, पढ़ लें इसको, इसलिए मैंने ये मतलब रोका हुआ है इसको अभी, तो इसको अच्छी तरीके से देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको आज के जो एलिमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं वो समझ आए होंगे। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, मतलब जो मैंने एलिमेंट्स के साथ साथ जो 2 पॉइंट्स पढ़ाए हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे।
तो अब हम इस लेक्चर को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर को फिर देखेंगे। इसको अपने अच्छे तरीके से ना देखना है, पढ़ना है इसको। ये बातें आपको समझ आएंगी तो फिर हम आगे की तरफ जब जाएंगे तो वो बातें भी आपको समझ आएंगी। तो हम सीक्वेंस से एक चल रहे हैं, जो जिस सीक्वेंस से हमने आपको चीज़ें दिखाई है ना, हम इसी सीक्वेंस के साथ आगे जो है ना आपको वो लेके चलेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो किस तरह से मैटर करती हैं एसए को पास करवाने में। तो अब हम इस आज के लेक्चर को एंड करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।